हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं रविंद्र कुमार चौहान। आज हम आपके लिए कुछ खास चीज़ लाए हैं। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ राकेश शर्मा सर को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आज आपको ये कुछ खास चीज़ बताएंगे। तो राकेश सर, आप आज स्टूडेंट के लिए क्या लेकर आए हैं? सर हम आज जो लेके आए हैं, क्योंकि ये अभी जो अपना जेईई मेंस का पेपर हुआ है उसमें जो हम लोगों ने पैटर्न देखा, तो उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने पूरा एक स्लाइड बनाया हुआ है, अपने टॉपिक को डिवाइड किया हुआ है। हम्म। अगर आप इस टॉपिक के अगर बच्चा इस टॉपिक के थ्रू चीज़ों को रिवाइज करता है तो वो आने वाले पेपर में जो अप्रैल का अटेम्प्ट होने वाला जेईई मेंस का, उसमें 100% क्वेश्चन कर सकता है वो। सर, क्या ये उन बच्चों के लिए भी हो सकता है, कुछ फ़ायदेमंद हो सकता है जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑर्गेनिक नहीं करी है और सेकंड अटेम्प्ट में वो सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिक कुछ तैयार करना चाहें? सर, उनके लिए क्या टिप्स? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों ने बनाया कि आप आने वाले दिनों में आपके पास टाइम कम है, तो हम कम टाइम में चीज़ों को कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, किसके थ्रू कर सकते हैं, कौन से टॉपिक को हमें अभी उठाना है, किसको हमें थोड़ा सा अगर लीव भी कर दे तो हमारा काम बन जाए, उसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ बनाई है। सर, एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ बच्चों की तरफ से कि ये जो आप अब प्लान बता रहे हैं, ये प्लान कितने दिन के अंदर, मतलब ये ओसी को कवर कर लेगा, ऑर्गेनिक पूरा कवर कर लेगा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए सर? अगर बच्चा सीरियसली इस चीज़ को पढ़ाई करे, जैसे हम बताने जा रहे हैं, आप बताने जा रहे हैं, हम दोनों मिलकर बताएंगे, हाँ, बिल्कुल। तो 10 दिन बहुत है उसके लिए। 10 दिन के अंदर वो चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकता है, तो अपने पास अभी बहुत टाइम है। तकरीबन तकरीबन मान चलो कि एक मंथ के आसपास है, तो 10 दिन में वो नए चीज़ को सीख कर और सारी पीवाई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले कि हम लोग कैसे कैसे टॉपिक को डिवाइड किया है। हम लोग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग रखा है चीज़ों को, मैक्सिमम प्रायोरिटी किसकी है, फिर किसकी आती है, फिर किसकी आती है, जिससे आप चीज़ों को समझ सके। तो पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है बायोमोलिक्यूल्स का। तो बायोमोलिक्यूल्स को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो आपको पढ़ना है, सर बताएंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट में जैसा लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी पैटर्न पे जो हम लोगों ने बनाया है, उसके अंदर सबसे पहले अगर बात करें तो आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आप कर लीजिए, जैसे डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में आप जान लीजिए, टॉलरेंस रिएजेंट और बेंडी के बारे में, इपीमर्स, एनोमर्स, इसके बारे में जानकारी करिए। ठीक, अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में देखिए। ये कुछ खास पॉइंट है जो आप करना आप स्टार्ट करिए। पहले तो मैं कहता हूं कि पहले तो आप कॉपी और पेन ले लीजिए, लिखना स्टार्ट करिए जो टॉपिक आपको बहुत जल्दी करने हैं। फिर उसके बाद रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज करने हैं। ये इस पैटर्न में आपको फॉलो करना है। मैं अब राकेश सर से बोलूंगा कि इसमें कुछ और चीजें बताना चाहें तो वो आपको और ऐड करेंगे सर। हाँ सर। हाँ, इसमें जो अभी इस साल भी जो पेपर आया तो आएगा भी, उसमें अल्फा बीटा नेमिंग के बारे में पूछ सकता है। आपको ओपन चेन कैपिटल डी ग्लूकोज दे दे, उसके बाद आपसे पूछ ले भाई इसमें अल्फा डी ग्लूकोज कौन है, बीटा डी ग्लूकोज कौन है, तो आपको एनोमेरिक कार्बन पे ओएच को देखना है और लास्ट वाले का सेंटर पे CH2H को देखना है। दोनों सेम साइड होंगे तो बीटा बोलेंगे, अपोजिट साइड हो तो अल्फा बोलेंगे। उसके बाद आपको ग्लूकोज की जो रिएक्शंस है, बहुत सारी रिएक्शन हो सके आपने पढ़ी हो ना भी पढ़ी हो, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एनसीईआरटी के क्योंकि एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी में दे रखा है, हमें उसी उन्हीं रिएक्शन में फोकस करना है, क्योंकि जेई आपका जो है उन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा, आपको आलतू फालतू कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं। अच्छा, यहाँ मुझे सर लग रहा है रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग में एक टॉपिक हमें लिखना चाहिए था, जैसे म्यूटा रोटेशन के बारे में। हाँ, म्यूटा रोटेशन हमारे पास, या आपसे पूछ सकता है इसमें कौन सा इन्वर्टेड शुगर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इन्वर्टेड शुगर आप याद ही कर लो, आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है इन्वर्टेड शुगर इसमें कौन सा है, तो सीधे आपसे सुक्रोज ही पूछेगा वो। तो सुक्रोज अपना क्या होता है, इन्वर्टेड शुगर होता है। अगर हाँ, एक चीज़ आप बोल सकते हो कि जो भी आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उनको हम लोग बोल सकते हैं वो क्या करते हैं, म्यूटा रोटेशन शो करते हैं। ये भी आप याद कर सकते हैं। हाँ, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब जो दूसरा हमारे पास आता है वो पार्ट है कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्रोटीन का आता है। तो प्रोटीन में भी क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं, और इसमें आपको थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। खास करके पहला पॉइंट दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ये बहुत सही बात है हाँ, सर। ये चीज जो है ना, ये आपको पेन लेना ही पड़ेगा बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड में इसका पेन लेना पड़ेगा, इसको करिए। लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैं बताता हूं, सर आपको बताएंगे किस तरीके के क्वेश्चन सिर्फ स्ट्रक्चर बेसिस पे पूछे गए। सर, एक बार बच्चों को ये भी जैसे बताइए। अपने पास क्या कि भाई कोई भी अमीनो एसिड भी आपको दे दिया, आपसे पूछा भाई मान लो थायमीन है, या अपने पास एलानीन है, इसमें आपसे पूछ सकता है भाई इसमें किस वाले अमीनो एसिड में 2 डिग्री अमीन आता है, प्रोलिन पूछ लेगा वो, या पूछ लेगा ऐसा कौन सा अमीनो एसिड इसके अंदर कैरा सेंटर नहीं मिलता है। तो आपको स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे जब आपको स्ट्रक्चर याद हो। और मजेदार बात क्या, इस साल जो पेपर
आया था उसमें उन्होंने 1 लेटर जो है ये उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। ये वाला वाकई कमाल का क्वेश्चन था। 1 लेटर वाले 3 लेटर आपने करे थे, बिल्कुल आपने 3 लेटर तक करा था एस्पार्जिन का ASP, पर आपको मालूम है इस बार 1 लेटर एब्रीवेशन भी पूछा था। तो मतलब सोचिए स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही इस पे क्वेश्चन बनेंगे। कायरल सेंटर पूछ सकता है, सब कुछ पूछ सकता है, ठीक है ना। अब एक और पैटर्न बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ना, इसके अंदर एक बनता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बनता है। क्या आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट? जो एडवांस के लिए, सर एडवांस के लिए बताइए, आप बताइए आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, आप नहीं बताइए। नहीं, ये एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, हम तो बात कर रहे हैं मेंस के बारे अच्छा में। अच्छा अच्छा। तो मेंस के लिए भी ये हाँ क्या है कि इसमें क्वेश्चन अभी तो नहीं बना, बट हाँ, हाँ क्योंकि अभी जो सब कुछ इसमें पूछ लिया है, हाँ। ये पॉइंट अभी मेंस में रह गया है। मतलब ये इस बार ये आपके ये लिए आ important सकता है, आ सकता इस आ बार सकता है। है तो बड़ा आसान होता है। आपको तो क्या होगा हाँ कि आपको NH3 पॉजिटिव, अभी अमीनो एसिड में आपका NH2 ग्रुप भी होगा और CH ग्रुप भी होगा, हाँ दोनों का पीके वैल्यू दिया होगा। तो आप उन दोनों का क्या निकाल लो, एवरेज निकाल लो। हाँ और तो अगर मुझे लगता है ये क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ क्वेश्चन क्या पूछेगा आपको हाँ। कि उसको मतलब आपके, किस पीएच पे वो कैसा हाँ एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चार्ज क्या ये होगा। चार्ज पूछ सकता है तो कि ये ये बड़ा पॉजिटिव। सिंपल क्वेश्चन रहने वाला सिंपल है। तो बस तो थोड़ा इसको एक बार आपको देखना पड़ेगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। या हो सकता है आपसे आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट पूछ ले, CH के नंबर बढ़ा दे, उसके अंदर NH2 के नंबर कम कर दे, या NH2 के नंबर बढ़ा दे और CH के नंबर कम कर दे। उस केस में अगर NH2 के नंबर बढ़े हुए हैं तो आप मैक्सिमम 2 का एवरेज निकाल लेना, और CH के अगर नंबर बढ़े हुए हैं तो मिनिमम 2 का एवरेज निकाल लेना। इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। सर एक चीज, ये पेप्टाइड एंड पेप्टाइड के बारे में सर आप ही बताएंगे, देखिए हाँ, पेप्टाइड और पेप्टाइड लिंकेज के बारे में, अब इसके देखो बारे में बताओ ये कि ये इसके ये क्वेश्चन बड़ा आ रहा है इंपॉर्टेंट, सर, ये आ रहा है। मेंस में क्वेश्चन आ रहा है इस बार जो मेंस में इसका पोर्शन ज्यादा था, इसके हाँ। पोर्शन थोड़े कम थे, और थे ये portion भी, बट ये पोर्शन क्या, प्रोटीन वाला पोर्शन ज्यादा था, तो इस बार भी ज्यादा हो सकता है। हाँ। तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखिए आपके जो एमिनो एसिड होंगे जो आपस में मिलेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, तो क्या बनाएंगे, एमाइड लिंकेज बनाएंगे। उन्हीं एमाइड जो बॉन्ड बनता है उन्हें नाम दिया गया पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। और जो आपका पेप्टाइड लिंकेज बनने के बाद जो कंपाउंड बना है उसको बोलते हैं पेप्टाइड। पेप्टाइड। अब अगर 2 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है तो उसे बोलेंगे डाइपेप्टाइड, 3 से मिलकर बना है तो ट्राइपेप्टाइड। इस बार भी हाँ क्वेश्चन था बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये हो सकता है। बिल्कुल इस बार क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई नंबर ऑफ पेप्टाइड कितने बने। हाँ बिल्कुल तो ये इसको एक बार देख लीजिएगा, हाँ, एक बिल्कुल क्वेश्चन पूछ रहा है, है, बिल्कुल तो पूछ ये रहा भी है। सर हाँ तो होता ये है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से करके जाइएगा। और लास्ट में आपके पास आता है न्यूक्लिक एसिड, जिसमें आता है DNA RNA। हाँ इसमें भी क्वेश्चन इस बार बने थे, बट ये आसान क्वेश्चन होते हैं। इसको आप तभी कर पाओगे जब आपको इसके बिल्कुल DNA RNA में जो आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस है, बेस अगर उनके आपका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर हाँ याद है हाँ, तो आप उनके आसानी से चीज़ों को कर सकते हो। तो इसको बिल्कुल आपको लिख लिख के एक बार याद करना पड़ेगा। हाँ इस वाले पार्ट में थोड़ा सा आपको खास करके स्ट्रक्चर आप एमिनो एसिड और आपको DNA RNA के अंदर जो बेस यूज होते हैं, कौन किस में यूज होता है, हाँ वो पता होना चाहिए। और कौन किसका काउंटर पार्ट है, खास करके अगर हम बात करें DNA के अंदर, तो हम DNA लोग ATGC बोलते हैं। तो A का काउंटर पार्ट T है और G का काउंटर पार्ट क्या है, C है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता और है वो। ये चीज जरूर देखना, डीएनए आरएनए के लिए, डीएनए और आरएनए के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा बुक करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर जो भी दिखा है बस उतना ही करिए और वही स्ट्रक्चर करिए, उसी स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बोल रहा है। मैं आपसे बता रहा हूँ यूरोसिल लगातार 3 बार पूछा जा चुका है जेईई मेंस में, इस बार भी यूरोसिल पूछा, एक बार लास्ट ईयर यूरोसिल का ये सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो समझना आप इसको कितना इंपॉर्टेंट, सिर्फ स्ट्रक्चर, ठीक है सर। अब कुछ और सर। देखिए अभी तक जब से मेंस अपना हो रहा है, NTA ले रहा है, हर साल हर पेपर में बायोमोलिक्यूल से एक क्वेश्चन तो मिनिमम है ही है। हाँ। और किसी किसी पेपर में 2 भी आ चुका था। तो ये कंफर्म है कि बायोमोलिक्यूल से इस बार भी पेपर में क्वेश्चन आपको मिलेगा। और जितने पार्ट हम लोगों ने बोले हैं, हम सर ने, उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। बस इसी पार्ट्स को आपको बहुत जल्दी से करिए, एनसीईआरटी फॉलो करते हुए, इन टॉपिक को देखते हुए आप तैयारी करिए। अगर आप चाहते हैं कि अब लास्ट में आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक फिर से करना है और कुछ रिवाइज करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को नए सिरे से स्टार्ट करें पर टाइम कम है, तो फॉलो करिए जो शेड्यूल आपको बताया जा रहा है, ठीक है। हाँ जी सर। अब हमारे पास जो सेकेंड टॉपिक आ रहा है वे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। हाँ, इस बार थोड़े से, इस पहली बार ऐसा हुआ मेंस में कुछ पेपर में इसके क्वेश्चन नहीं थे। हाँ। बट हाँ, सब में ऐसा नहीं कह सकते नहीं थे, किसी किसी में थे, किसी किसी में नहीं थे। बट हाँ, इसके क्वेश्चन अक्सर आते हैं, अक्सर आते हैं। तो बात करते हैं, ये बड़ा फेवरेट सा टॉपिक है, पॉलीमर। बच्चों मतलब मुझे ऐसा लगता है ये मेंस में सिंपल नंबर देने के लिए चैप्टर बना गया है। अगर आप चाहो तो इस चैप्टर से आसानी से नंबर ले सकते हो। एनसीईआरटी में जो सर बता रहे हैं, सिर्फ टॉपिक देखिए आप,
सर एक बार टॉपिक बताइए बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, उस हिसाब से बताइए। पॉलीमर का तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें हैं, बट आपको सब नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, हमें क्योंकि क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी से ही है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पॉलीमर को कैसे डिवाइड किया गया है कि आप कम समय में कैसे इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो इसको हमने दो प्रकार से बना दिया है क्लासिफिकेशन के फॉर्म में। एक बनाया बेटा हमने सोर्स के बारे में, एक बनाया है सिंथेटिक के बारे में। एक सेमी सिंथेटिक भी होता है, कोई दिक्कत नहीं, उस पर क्वेश्चन कम ही आते हैं। हाँ, सोर्स के बारे में एक हमारे सामने आता है नेचुरल, एक आता है सिंथेटिक, ठीक है ना भाई। तो सोर्स के बेसिस पे हमारे साथ नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं और सेमी सिंथेटिक। और जब उसको सिंथेसिस के बारे में बात करें कैसे बनाया जाता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके सोर्स के बारे में पूछ सकता है भाई, कौन नेचुरल पॉलीमर है, कौन सेमी सिंथेटिक है, कौन और आपका सेमी सिंथेटिक देखिए, है। इस जगह मैं आपको बताऊं सर, जैसे बता रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं ना पॉइंट, इन पे हर एक पे क्वेश्चन आ चुका है। एक बात बताइए, रेयन पूछा जा चुका है सर, याद है ना? 2 बार रेयन आया हुआ है और वो सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल है, बिल्कुल यही लिखा हुआ था वो एनसीईआरटी में, ठीक है। तो आप एक एक चीज को समझिए। उसी तरीके से जब हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस बेसिस पे, तो ये भी आपको क्लासिफाई कर देना है एडिशनल पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे। अच्छा सर, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जरा एडिशन पॉलीमराइजेशन में बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग कैटायनिक, एनायनिक, फ्री रेडिकल। अब आप इनको बताइए कौन सा करना, आप ये बताइए पहले तो क्या करेंगे देखिए, ये लोग। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा भाई, एडिशन पॉलीमराइजेशन जो भी आपको आएगा वो एल्कीन या एल्काइन डेरिवेटिव से आता है। इनके डेरिवेटिव होते हैं। और आपके तो आपके कंडेंसेशन होते बहुत सारे। हमें जो एनसीईआरटी पूछेगा, जो जेईई मेंस पूछेगा, वो आपका या तो एस्टर वाला पूछेगा या पूछेगा आपसे एमाइड वाला, या फिर अलग से जो पूछता है वो आपके फिनॉल के जो बनाते हैं हम लोग, हाँ वो बनाते हैं, ठीक है, वो बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बेकेलाइट के अंदर और बेकेलाइट मेलामाइन के अंदर, तो वो दो अलग से हो सकते हैं, आप याद कर सकते हो। इसका मतलब बड़ा हाथ पे गिनने लायक। बिल्कुल हाथ पे गिन सकते हैं आप। तो जो भी आपने एल्कीन से बन के आएंगे, एल्काइन से बन के आएंगे, एडिशन वाले हो गए। और जितने भी आपके एसिड डेरिवेटिव से बन के आएंगे आपके कंडेंसेशन वाले हो गए। अब इसके अंदर भी जो होता है मैकेनिज्म, तो 3 प्रकार के हैं, कैटायनिक भी, एनायनिक भी और रेडिकल भी। बट आप उसको रेडिकल के थ्रू जाओ तो मेरे हिसाब से बढ़िया है, क्योंकि अब एनसीईआरटी नई वाली है, वो रेडिकल ही मानता है। वो बिल्कुल वो मैकेनिज्म रेडिकल ही फॉलो करना आप लोग, और उसको नई एनसीईआरटी उसी से सॉल्व हो रही है, ठीक है ना। तो सर और बताइए बच्चों को, इसमें बताइए कुछ और इंपॉर्टेंट बताइए। इसमें इंपॉर्टेंट ये तो आपसे पूछ सकता है भाई, किसके अंदर एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल कौन है या कंडेंसेशन का पॉलीमर का एग्जांपल कौन। तो आप नाम से भी समझ सकते हो, जो एल्कीन से डिराइव होगा उसे हम लोग बोल देंगे एडिशन वाला, और जिसके एस्टर बनेगा, जैसे नायलॉन की बात कर ले या एस्टर की बात कर ले, तो आप उसे कंडेंसेशन बोल देंगे। उसके बाद इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके पूछ सकता है, एक होता है होमोपॉलीमर, एक होता है कोपॉलीमर। तो अगर सेम यूनिट रिपीट हो रही है तो क्या बोलेंगे उसे हम लोग होमोपॉलीमर, और एक से ज्यादा यूनिट अगर रिपीट हो गई तो क्या बोलेंगे कोपॉलीमर। तो एक आसान तरीके से आप याद कर सकते हो कि एडिशन पॉलीमर हमारे एक सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये जो आपसे पूछेगा कि भाई होमोपॉलीमर का एग्जांपल कौन है, तो आपको भाई जितने भी आपके एडिशन पॉलीमर है सब इसी के अंदर आते हैं। 2 को छोड़ देना, एक का नाम है ब्यूनाएस, एक का नाम है ब्यूनाइन। तो आप इससे भी आप चीज़ों को याद कर सकते हो भाई, ब्यूनाएस ब्यूनाइन कहा आएगा आपके कोपॉलीमर में आएगा। उसके बाद जो भी बचते हैं हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो सब चले गए एडिशन के अंदर। ऐसे कंडेंसेशन के अंदर बात किया जाए, जितने भी दे रखे हैं सब जाते हैं कोपॉलीमर के अंदर। एक याद कर लो आप, नायलॉन 6 याद कर लो, इस बार भी जेईई में था कि नायलॉन 6 जो बनता है कैप्रो, हाँ नायलॉन 6 वो कैप्रोलैक्टम से बनाया जाता है, वो आपका होमोपॉलीमर का एग्जांपल है। तो आप बच्चों, सर ने सारी चीज़ बताई सिस्टमेटिक तरीके से, इसी तरीके से यूज़ करिए, बहुत कम समय लगेगा। नोट्स बनाते चलिए, इसी के नीचे लिखते जाइए। हम इस पीडीएफ को आपको शेयर कर देंगे, ठीक है ना। पीडीएफ, ये वाला पीडीएफ सर शेयर कर देंगे बच्चों को, ये वाला जो सकते हैं, और फिर आप उसको बार बार देख भी सकते हो, अपने नोट भी बना सकते हो उसके अंदर भी, कैसे हमें इस चीज़ को पढ़ना है, कम समय में चीज़ों को ज़्यादा कैसे करना है। ठीक है सर, तो अगला टॉपिक देखते हैं सर। अगला टॉपिक हमारे पास जो आता है, इस पे भी हर साल क्वेश्चन बना है। मेंस के लिए 3 पॉइंट तो मैं बार बार बोलता हूँ, हर बच्चों को बोलता हूँ, अगर आपको ऑर्गेनिक में थोड़ी प्रॉब्लम भी है तो आप 3 चैप्टर जरूर करके जाइए, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी करके जाते हो तो आप 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कभी कभी 4 भी आ जाता है। बिल्कुल। तो अब इसके अंदर केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के अंदर काफी चीजें आसान भी हैं। इसके अंदर आपसे ड्रग टारगेट पूछ सकता है भाई, कहाँ कहाँ अटैक करता है। तो जनरली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है भाई न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग के बारे में पूछा जाता है, जो हमें जो उस पर काम करता है। तो इसको कई प्रकार के बांट रखा है आपके एनसीईआरटी में। जैसे आपको दे रखा है एंटासिड, जो एसिडिटी को कम करे, आपको दे रखा है। हाँ, सिस्टम आपके सामने बहुत ही आसान से इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपको करना क्या है, इनके एग्जाम्पल लिखते हुए जाने, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हुए इनके जो एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर हैं वो स्ट्रक्चर बना लेने हैं। क्लियर, बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। इनके अलावा आपको एक बात बता देता हूँ,
कि इससे पहले एंजाइम की एक्टिविटी को जरूर देख लेना। एंजाइम के ऊपर भी सर, एंजाइम के ऊपर बताइए जरा, एंजाइम के इस ऊपर बार बताइए एंजाइम के सर। पूछने क्वेश्चन बता भाई कौन सा ड्रग कैसे काम करता है, बिल्कुल। इसके ऊपर इस पे दे रखा था, हाँ। क्वेश्चन पूछ लिया था। हाँ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में जो उसका दूसरा तीसरा पेज दे रखा है इसके अंदर, उसमें हाँ। बहुत आसानी से समझा रखा है। हाँ। एक बार आपको फटाफट से पढ़ लोगे तो चीजें बहुत आपके आसानी से आ हाँ, जाएंगी। बहुत और इस पे जल्दी। क्वेश्चन बना है तो आगे भी बनेगा। तो अब इसमें तो क्या होता है कि आपके जितने भी केमिस्ट्री में डेलाई का ड्रग्स दे रखे हैं, कई बार इसके स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, खास करके नंबर ऑफ कैरियर सेंटर पूछ लेता है। हाँ, जैसे इस बार, अच्छा इस बार इस बार नहीं आया, इस बार नहीं आया था। उसने क्या करा सर, मैं बताता हूँ। इस बार उसने स्ट्रक्चर दिया था, जैसे प्रोजेस्ट इसने टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर देके नंबर ऑफ कायरल कार्बन पूछे। भाई उसने स्ट्रक्चर दे दिया, पर याद है पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था बच्चों। पिछली बार नाम दिया था और फिर कायरल का स्ट्रक्चर पूछा। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर, पेनिसिलिन का नाम देके कायरल स्ट्रक्चर पूछे थे, कायरल कार्बन पूछे थे। अच्छा आप देखिए इसमें यहां से लेके यहां तक सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब ड्रग से लेके आर्टिफिशियल स्वीटनिंग है और उसके बाद फूड प्रिजर्वेटिव तक क्वेश्चन पूछे गए। मतलब सोचिए एक ऐसा चैप्टर जिसके हर टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप बोलिए आसान सा है एकदम, नंबर सिंपल सा आएगा, आसानी से हो सकता है। आप ध्यान से बैठे अगर कंसंट्रेट करें 2 घंटे में ये टॉपिक पूरा तैयार हो जाए। बट एक मिनट सर, हमने बोल तो दिया 2 घंटे, पर बच्चे बोलते हैं सर ये स्ट्रक्चर याद नहीं रहते। ये बताइए इसको कैसे करा जाएगा? इसका भाई इसका हाँ। तरीका ये है कि आप इसको 2-3 बार एक बार एनसीईआरटी से एक बार देख के लिख के आप याद करने की कोशिश करो तो याद हो सकता है, आसानी से हो जाता है, इतना कठिन भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आसानी से हो जाता है, बहुत बहुत इतना टफ नहीं है। 2-3 बार करने पे आराम से हो जाता है सॉल्व। अच्छा मतलब अब बच्चे जो बोल रहे हैं कि सर इसको याद कर लेते, स्ट्रक्चर भी याद हो जाता, सब याद होता है, पर क्या होता है कुछ दिनों में क्या होता है स्ट्रक्चर इसके भूल जा रहे हैं हम लोग। हाँ भूल जाता है। तो उसका क्या मतलब इसका कैसे भाई किया यही है जाए? कि एग्जाम से जस्ट पहले हम इसे एक बार दोबारा देख के जाए। दोबारा और क्लास में तो कराया गया तो उसमें तो याद करा दिया जाता है। अब जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, वही उनके पास टाइम कम है कि भाई हमने हाँ। ऑर्गेनिक पढ़ाई नहीं है, उनके लिए बता रहे हैं। आप एनसीईआरटी एक बार 2-3 बार देख के लिख लीजिए और एग्जाम से पहले एक बार वापस देख के और एक बार अच्छा देख के चले जाइए। सर कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, ये जैसे ये नाम लिखा हुआ है इनके स्ट्रक्चर बना के कहीं दीवार वाल पे चिपका दे बच्चे तो? हाँ हाँ हाँ, हाँ? ये कुछ बच्चों ने किया था कि अच्छा उन्होंने ऐसा किया है बच्चों ने? तो हाँ। क्लास में कुछ बच्चे बता रहे थे कि हमने हाँ? क्या किया, इसको हम्म। बनाकर अपने पर एक रूम में जहाँ हम पढ़ते हैं टेबल पे आगे चिपका लिया और बार बार उसे जब सोने से पहले एक बार देख लेते हैं। अच्छा, तो 3-4 दिन ऐसा किया तो हमें चीजें दिमाग में हमारे मतलब आना ऐसा शुरू हो गई। बच्चों हाँ, ने किया है किया और बच्चों ने। इफेक्टिव रहा है उनको? बिल्कुल इफेक्टिव रहा है। उन्होंने 3-4 बार देखा कि बार बार आपकी नजरों के सामने जब कोई चीज आती है तो आपको याद हो जाती है। हाँ तो ऐसा बच्चों, भी कर सकते हाँ हैं। तो बच्चों ये चीज भी है, जब ऐसे बन गया तो आप इसके सामने बना के स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर याद है वो छोड़ दीजिए, जो नहीं स्ट्रक्चर याद है वो बना लीजिए, ये काफी अच्छा रहेगा ये भी। तो ठीक है। ये अभी तो हमने जो अभी 3 टॉपिक किया, इसमें श्योर है आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, मतलब 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। ऑर्गेनिक के 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट है। हाँ। इसी में से आना है, कैसे इसकी तैयारी करना, कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है हमें, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आपको बस छोटे से जो बता रखे हैं बस उसी पे फोकस करिए, जरूर इन्हीं पे क्वेश्चन आता है ये। ठीक है। हाँ सर। उसके बाद हमारे पास जो अब चीजें आनी शुरू हो रही है, अब आने वाले में हमारे पास रिएक्शन वाले पार्ट आने शुरू सर हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये मतलब 3 तो जो था ना टॉपिक, वो टॉपिक थे थ्योरेटिकल बेस्ड। ठीक है ना, आसानी से थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, बच्चे चाहें तो उसको एक दिन में कर सकते हैं 3 चैप्टर, अगर थोड़ा ढंग से कंसंट्रेट करके बैठे तो। चलो ठीक है 2 दिन में। अब मुझे क्या लगता है ना कि सर जो अप्रैल वाला जो सेकंड मेंस होने वाला है, उस एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा अहमियत रख रहा है सेकंड अटेम्प्ट के लिए। अब आप क्या बोलते हैं इसके लिए, आप क्या बताते हैं सर? सर ये जब से अपना एनटीए ने जब से पेपर ले रहा है ना, हाँ। तो इसमें एरोमेटिक का परसेंटेज बहुत ज्यादा रखा। हर पेपर में इसके क्वेश्चन आ ही आए हैं। हो सके डायरेक्टली आ जाए, हो सके आपको सीक्वेंस रिएक्शन देके भी उसमें पूछ लेता है। तो इसके क्वेश्चन इस बार भी आए हैं, आने वाले अप्रैल वाले पेपर में भी आना, ये ना श्योर मान लो। और बहुत आसान चीजें हैं ये सब। तो इसको हम लोग एरोमेटिक को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक रखा हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम लोग ESR बोलते हैं। 4-5 रिएक्शन है। एक होता है हेलोजिनेशन, एक होता है आपका नाइट्रेशन, एक होता है सल्फोनेशन। उसके बाद अपने पास आता है फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। मैक्सिमम जो क्वेश्चन हुआ है फिडल क्राफ्ट के ऊपर आया हुआ, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। और खास करके इंटरनल जो रिएक्शन कराता है उसके ऊपर, उस पर रिंग बनाता है, वो आपसे क्वेश्चन आता है, उस पे आता है। आप समझिए कि इतना कुछ पढ़ने से ज्यादा सिर्फ ये 5 चीजें पढ़ लें। अगर 5 चीजें आप पढ़ लेते हो तो काफी चीजें आपकी आसानी से हो जाएंगी और मैक्सिमम क्वेश्चन ही बन जाते हैं आपके पास, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ ये चीज है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से देखे गए, और अगर बच जाता है ना कुछ तो वो सेकंड यहाँ पे दिखा हाँ, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है। जब फिडल क्राफ्ट आप एल्काइलेशन एसाइलेशन पढ़ते हैं
तो कुछ लिमिटेशंस हैं उनकी, वो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा कि भाई फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन में बेहतर कौन है। तो हो सकता है आपसे डायरेक्टली अल्काइलेशन ना कराए, वो पहले एसाइलेशन करा ले, फिर उसका वो रिडक्शन करवा ले क्लीमेंसन से या वुल्फ क्रिस्टनर से या एचआई के साथ, फिर एल्केन बनाने के बाद फिर फर्दर वो रिएक्शन करवाए। तो इस पे क्वेश्चन बनता है और आगे बनता रहेगा। तो ये आपको लिख दिया गया है यहाँ पर, लिमिटेशन ऑफ फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन से जरूर देख लीजिएगा, अपने नोट से आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन आता है, इस बेंजीन डाइज़ोन सॉल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख के रख लो, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं सर, एक बार आप देखिए मतलब इस पे क्वेश्चन बनने का मतलब बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत पॉसिबिलिटी है। एनसीईआरटी में 12 या 13 रिएक्शन लिखी हुई हैं इसकी एमाइंस वाले में, लिखे ना सर, एराइल हैलाइड में भी दे रखा है, एराइल हैलाइड में भी दे रखा दोनों है। जगह दे रखा है, दोनों को मिला के एक तो इसकी खासियत कपलिंग रिएक्शन, अरे मतलब आपका आप ये हाथ है। आएगा ये, बस आप समझिए बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है सर। इसकी अगर रिएक्शन की बात करूं तो क्या मैं ऐसे सोचूं बार बार ऐसे कर लूं कि सर ये SN1 करेगा, SN2 करेगा, फ्री रेडिकल, मुझे मतलब बच्चे नहीं। पूछते हैं कि सर मैकेनिज्म याद रखेंगे क्या? जरूरत नहीं है। आप बताओ, आप इनको नहीं, बताओ कि क्या करना है, मैं आप तो बताओ सीधे इनको। बोलूंगा आपको, इसकी मैकेनिज्म के थ्रू, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ ढंग से अभी तक, हाँ अभी नहीं, अगर नहीं पढ़ा, अगर आप लास्ट टाइम पे पढ़ रहे देखो हैं, लास्ट टाइम की बात हो रही है, हाँ, अभी तो आप बिल्कुल। कैसे सॉल्व तुरंत करना है, बड़ा आसान तरीका है भाई। देखो आपको बेंजीन डाइज़ोन सॉल्ट दे रखा है, N2 कटा के यहाँ पर पॉजिटिव बना लो और जो न्यूक्लियोफाइल वाला के जोड़ दो यहाँ बस पर। जोड़। ये तो आपकी एक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। दूसरी इसकी आती है कपलिंग रिएक्शन, जिसमें आप लोग CN डाई बनाते हैं और नाइट्रोजन कंटेनिंग CN डाई, ऑक्सीजन कंटेनिंग CN डाई। इसके कलर के बारे में पूछ सकता है, ये बिल्कुल पूछता है कि कौन सा। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग CN जो डाई बनेगा उसके अंदर आपका येलो कलर आ जाता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग डाई का आपका ऑरेंज रेड कलर के बीच में आता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बेंजीन डाइज़ोन सॉल्ट में, इसका रेडॉक्स रिएक्शन है H3PO2 और इथेनॉल के थ्रू। याद कर लो इसे, याद कर लो इसे, इस पे क्वेश्चन आता, आपको याद ही नहीं आता, इस बार भी आता बिल्कुल था, बिल्कुल था। और होता क्या है कि आप बच्चे याद कर लेते हैं, भाई N2 चला गया, पॉजिटिव बन गया, इथेनॉल को लाके जोड़ देते हैं। भैया नहीं करना है ये काम, प्लीज इसको पढ़ लेना। एनसीईआरटी में 2 रीजन दे रखे हैं इसके, एक H3PO2, दूसरा इथेनॉल। और रेडॉक्स रिएक्शन देता है, इसको बेंजीन में कन्वर्ट करता है। प्लीज उसे याद ही कर लेना आप। क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो अब एक बात बताइए सर, ये 2 तो मेरे को लगा कि ये बच्चे तो ये कर लेंगे, ये क्या नहीं ये आपने लिख दिया? ये ऐसे नहीं रिएक्शन है, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि बेंजीन से लगा हुआ हैलोजन हो तो उसको हटाना आसान काम नहीं है, क्योंकि वहाँ पार्शल डबल बॉन्ड होता है। मतलब बेंजीन से लगा हुआ हैलोजन है, हटाना आसान काम नहीं है, क्योंकि पार्शल डबल बॉन्ड होता है। ये हैलोजन को आप हटाओगे भी, जहाँ बेंजीन पॉजिटिव चार्ज बनेगा, वो भी आसान काम नहीं है। तो क्वेश्चन आता है बेंजीन से लगा हुआ हैलोजन नहीं हटता तो क्या हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। तरीका क्या है? इसके ऑर्थो या पैरा पे अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो हटाया जा सकता है। वही आपका हो गया SNA। तो ये ऐसे नहीं, तो जो आप कह रहे हो इसको तो मैंने देखा था। ये जो टॉपिक है ये आप एल्काइल हैलाइड में और मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल में यूज हुआ है। बस वही 3-4 रिएक्शन जो है, जिसमें एक डव रिएक्शन जिसे बोलते हो, बिल्कुल बिल्कुल डव प्रोसेस हमेशा हो सकता है। और याद है डव प्रोसेस पिछली बार आया था, टेम्परेचर पूछ लिया था 623। में टेम्परेचर दे रखा अब आप बेटा बताइए, सिर्फ इतनी सी चीजें आपको बता रहे, गिनी चुनी रिएक्शन है आपके सामने लिख रहे, इन्हीं को याद करके जाइए आप बिल्कुल अच्छे से सारे नंबर आराम से, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल पैनिक बिल्कुल मत होना, आराम से इन्हीं से हो जाए। सर और बताइए इसके बारे में, और बताइए। इसमें क्या होता है, कभी कभी इसी रिएक्शन के अंदर वो हेलोजन लगा देगा, दो हेलोजन लगा देगा, यहाँ लगा देगा, यहाँ लगा देगा, एक के मेटा पे लगा देगा, NO2 लगा देगा, CN लगा देगा, और एक के ऑर्थो पैरा पे होगा। पूछ लेगा भाई कौन सा हेलोजन आपका हटेगा न्यूक्लियोफाइल से, कौन सा नहीं हटेगा। तो आपको ध्यान रखना है, बेंजीन से लगे हेलोजन को हम लोग हटा सकते हैं न्यूक्लियोफाइल से, अगर उसके ऑर्थो या पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो। इस बस इतना पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हो तो क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो अलग हमने अलग से लिख रखा है। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन। इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है, खास करके हेलोजिनेशन, फिनॉल का हेलोजिनेशन इन वाटर के अंदर। वो व्हाइट पीपीटी वाली रिएक्शन याद है, OH दे के फिर वो ब्रोमिनेशन ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे। दो चीज ध्यान रखनी है। आपको मालूम है सर, ये क्वेश्चन लगातार 3 या 4 बार पूछा जा चुका है ये। बिल्कुल, और इसमें एक चीज और भी सल्फोनेशन लगा के उसका सब्स्टिट्यूशन भी करा बिल्कुल इप्सो रिएक्शन भी करा लेता है इसके हाँ, अंदर, वही इप्सो मैं भी करा आपको लेता कह है, रहा इप्सो था करा ना, इप्सो लेता करा है। लेता है, सल्फोनेशन हटाते हैं। अब बच्चों को समझ में नहीं होगा इप्सो क्या हो रहा है, तो देखिए अभी कुछ नहीं बता रहे। हमें क्या करना है बेटा, जब भी फिनॉल आपको दे रखा हो, फिनॉल एक केस में 2 चीज ध्यान रखना है। ब्रोमीन दे रखा हो तो सॉल्वेंट क्या दे रखा है। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट दे रखा होगा तो आपको ऑर्थो और उसके पैरा पे BR लगा लेना है। और अगर उसने वाटर सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट दे रखा होगा
तो आपको तीनों जगह लगा देना है। अब हो सके फिनॉल ना देख के उसके आर्थो पैरा पे वो SO3 लगा दे, वो भी हट जाते हैं BR के थ्रू, बस इतना ध्यान रखना है। और नाइट्रोजन एनिलीन वाले केस में अगर आपको ध्यान रखना हो तो ध्यान रखिएगा, चाहे आपको नॉन पोलर सॉल्वेंट दे रखा हो चाहे वाटर दे रखा हो, दोनों ही केस में तीनों जगह आपको BR लगाना है। नहीं आप ये इतने से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फिनॉल के अंदर एक रिएक्शन भी दो रिएक्शन है, ध्यान रखना। एक है राइमर टिमान रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें, हाँ बिल्कुल। फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ KVH कराएगा तो आपका क्या बनता है, सैलिसाइलडिहाइड बन जाता है। पैरा वाला ये बनता है बट वो माइनर बनता है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, NCERT में दे रखा है। और एक कोच रिएक्शन है जो CO2 कराते हैं हम लोग। मतलब बच्चों यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है ना, ये वो चीजें बताई जा रही हैं जिसके ऊपर 100% क्वेश्चन आने के चांसेस बनते ही बनते इस टॉपिक से। आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आप लास्ट टाइम पे अगर आप छूट गया है, कोई चीज़ रह गई है और फिर से आप ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे हैं और 100% तैयार करना चाहते हैं ऑर्गेनिक को, तो जो सर बता रहे हैं, जो हम यहाँ बता रहे हैं सारी चीज़ों को, इनको लिख लीजिए और इन टॉपिक को पहले करिए, इन टॉपिक को पहले करिए, ये कहना चाहते हैं हम लोग। एक रिएक्शन एनिलीन की आपसे और पूछ सकता है, नाइट्रेशन वाला, नाइट्रेशन और NCERT में दे रखा है। याद करिए, हाँ, नाइट्रेशन नाइट्रेशन में बहुत अच्छा। आपसे पूछेगा भाई, क्योंकि आपको याद होता है भाई एनिलीन दे रखा है, NH2 दे रखा है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है, आपको आर्थो पैरा बना के चले जाओगे। NCERT में लिखा हुआ है कि मेटा बनता है 47%। इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ऐसा कौन सा कंपाउंड इसके अंदर आर्थो पैरा के साथ साथ मेटा वाला भी प्रोडक्ट बनता है, तो उसका नाम है एनिलीन। इसको भी आप NCERT से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में देख सकते वो हैं। यहाँ पे लिखा है रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, इसको हमने लिख दिया है। समझिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर। और इसके अंदर जो सर बोले हैं ना शब्द कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, तो मतलब ये वाला पॉइंट टिक कर लेना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। हेलोजिनेशन ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल, ये दो हाँ। क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है। ज्यादा है, बिल्कुल सही सर। ठीक है सर, अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखें। ये ऑक्सीडेशन, हम आपको जो बता रहे हैं, ये हम लोग उसके बेसिस बता रहे हैं भाई, जिसके क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है। तो हम लोग मैक्सिमा से मिनिमम जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग जो 3 टॉपिक बताए उसमें तो 100% है 3 क्वेश्चन मिलना, हर टॉपिक से और क्वेश्चन नहीं मिलना नहीं अपन 4 एक एरोमेटिक एरोमेटिक बता दिया। इस 4 मैं 4 में अगर आप एरोमेटिक को कंसीडर कर रहे हो तो एरोमेटिक से सर हो सकता है 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं सर। सर 2 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि हो दो सके एक question आ सकते हैं, प्योर दो क्वेश्चन आ जाए आपके, हाँ। हो सके कोई सीक्वेंस रिएक्शन में उसका हाँ, वो इन्वॉल्वमेंट आ आ सकते हैं। क्वेश्चन 4 तुम्हारे कंफर्म हो गए। हाँ। 10 में से 4 क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म कर दिए, आना ही आना है। 4 तो आप मिनिमम बोले। मुझे लग रहा है कि एरोमेटिक से अभी भी सर ना क्वेश्चन बनता मतलब है सर। बिल्कुल आ जाता है, उसमें 2 क्वेश्चन तक भी बन जाते हैं। बन जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अब जो एरोमेटिक में क्वेश्चन बन सकता है उसमें हो सके डायरेक्टली आपसे नाइट्रेशन पूछ ले, हेलोजन से पूछ ले, फिडल क्राफ्ट रिएक्शन पूछ ले, साइलेशन पूछ ले, या हेलोजन कुछ भी पूछ सकता है, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, या ऐसा नहीं पूछ सकता उसके अंदर, या बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट रिएक्शन पूछ सकता है। सिंगल तो एक हो गया भाई, इसी की रिएक्शन थी। बट कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का इन्वॉल्वमेंट लेके पूछ सकता है। हाँ, तो वो थोड़ा सा तो आपको फिर ये इसका topic मतलब पढ़ना वो पड़ेगा। टॉपिक के लिए इनको भी इनको देखना पढ़ना पड़ेगा। पड़ेगा। तो सर ऑक्सीडेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए बच्चों को ना। बच्चे क्या है ना, ऑक्सीडेशन को लेके कई बार क्या रहते हैं ना कि सर रिएजेंट याद कर रहे हैं, इसमें याद करना है, भूल जा रहे हैं। पर सर कुछ एकदम अच्छा सा बताइए। देखो भाई, ऑक्सीडेशन को अगर आपको कम समय में पढ़ना है तो बहुत ही सिंपल तरीके बता रहे हैं आपको। पहले तो आप ये समझ लो भाई किसका ऑक्सीडेशन हम लोग जनरली करा सकते हैं। तो 1 डिग्री अल्कोहल करा सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल करा सकते हैं, एल्डिहाइड का करा सकते हैं, और फॉर्मिक एसिड करा सकते हैं। एल्कीन के डबल बॉन्ड का या एल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड का याद हो गया फटाफट। कौन कौन सा? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C, इनका ऑक्सीडेशन हम लोग कराते हैं। तो क्वेश्चन आता है भाई इनका ऑक्सीडेशन कराना, जनरली आपसे यही पूछता है घुमा फिरा के। तो इसको आपको इससे बड़ा आसान है, हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक का नाम दे दिया है पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक का दे दिया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पावरफुल में जो भी दे रखे ना, जितना भी नाम बोला है उन सब का ऑक्सीडेशन करेगा। कब तक करेगा? जब तक ऑक्सीडेशन हो सकता है। जैसे 1 डिग्री अल्कोहल है तो पहले एल्डिहाइड में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड दे रखा, सीधे कार्बोक्सिलेशन पहुंच गया। एल्कीन दे रखा है, डबल बॉन्ड को कट कर दो, दोनों तरफ ऑक्सीजन लगा दो, एल्डिहाइड बन जाएगा या कीटोन बन जाएगा। कीटोन का फर्दर नहीं कराना है आपको, और आपको एल्डिहाइड को फर्दर कहाँ ले जाना है? एसिड के अंदर। ट्रिपल बॉन्ड में तीनों बॉन्ड काट के हम लोग एसिड बना देंगे, यही आपको करना होता है। तो भाई आपको जो ये वाले दे रखे हैं, ये वाले, ये आपके जो भी नाम मैंने बोला है उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे। कहाँ तक? लास्ट स्टेप तक। अब आते हैं यहाँ पर मॉडरेट वाले। तो मॉडरेट वाले को हमने 2 पार्ट में बांटा है। सर आप बताइए इसके बारे में। हाँ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्चुअल में एक अल्कोहल के लिए हमने डिवाइड करा और एक कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए। देखिए अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में आपने बहुत पढ़ा होगा, पर आपको जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस होंगे सर
नहीं पता तो इसको फटाफट आप हाँ पहले बन जाएगा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेंगे हाँ और फिर बन जाएगा कीटोन एसिड में बन जाएगा। एसिड में बदल जाए। आपके जो ये माइल्ड है ये लास्ट स्टेप नहीं करता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड तक लेके देगा इसमें, हाँ इसमें दो रिएजेंट, एक पीसीसी पीडीसी बिल्कुल। और सर ये कॉपर हीट मतलब 300 डिग्री सेल्सियस वाला, ये सर, क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में दे रखा है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे पर्सनली लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कॉपर 300 जो दे रखा है आपसे 300 डिग्री सेल्सियस दे सकता है या उसमें 270 डिग्री केल्विन ऐड करके दे सकता है। तो ये कॉपर 300 जो दे रखा है आपको वो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज करेगा। बट मजेदार बात क्या है, ये 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देता है। इस पे क्वेश्चन पूछता है वो, पूछा है सर, पूछा पूछा है। एडवांस में क्वेश्चन था इस अच्छा 3 डिग्री अल्कोहल के साथ बाकी कोई ऑक्सीडेशन नहीं करते, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ऑक्सीडेशन नहीं करता, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन कर देता है, एल्कीन बनाता है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्टर है, थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज को। हाँ, तो भाई हाँ, बिल्कुल, आप समझिए बिल्कुल। 2 रिएजेंट बिल्कुल करके जाओगे, पीसीसी पीडीसी और कॉपर हीट ऑक्सीडेशन में। भाई गिन के चलो, देखो गिन के चलो, बहुत आसान, और करना क्या होगा, इसको यहाँ ले गए, इसको यहाँ ले गए, इतना आसान है, अभी यही करना आगे होता है। आप देखिए अब आते हैं कार्बोनाइल के अंदर। तो भैया कार्बोनाइल के अंदर आपके पास कौन कौन आ गया है, एल्डिहाइड आ गया। तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या होता है, भाई आपको देखा टॉलरेंस दे रखा है, फेलिंग, बैंडिट और सिफ रीजेंट, ये 4 रीजेंट आपको गिवन है। अगर आप नहीं पढ़े हो, तुरंत करना चाहते हो, तो फटाफट आप एक कॉपी पेन निकालो, लिख लो। आपके जितने भी रीजेंट दे रखे हैं ये किसको किसको ऑक्सीजन कर सकते हैं, एल्डिहाइड को कर सकते हैं, लिख लो कहीं पर। दूसरा क्या करेंगे भाई, ये फॉर्मिक एसिड को करेंगे, हेमी एस्टल को करेंगे। हेमी एस्टल क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन का निकाल लीजिए, एनसीईआरटी उसमें बना रखा है हेमी एस्टल क्या होता है। तो हेमी एस्टल कर देंगे, और आपके अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन इनका ऑक्सीजन करते हैं। ये आप ध्यान रख लीजिए, फटाफट आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप रिएजेंट को हाँ, आप बिल्कुल। रिएजेंट देखिए, ऑक्सीडेशन के इतने ही रिएजेंट है, बिल्कुल इसको करिए, आपको मैकेनिज्म अभी करने की जरूरत नहीं है। रिएजेंट देखिए उनका फंक्शन क्या है, गिन के बात करें, बस इतने 4 यहाँ रिएजेंट। पर है, 2 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है। हाँ चारों का फंक्शन ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। इसमें एक क्वेश्चन मुझे लगता है हाँ टॉलरेंस और फेलिंग में आपसे डिफरेंशिएट पूछ सकता है। भाई टॉलरेंस भी एल्डिहाइड का करता है ऑक्सीडेशन, फेलिंग भी करता है ऑक्सीडेशन, दोनों फर्क क्या, भाई फर्क ये है कि टॉलरेंस आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों का करता है ऑक्सीडेशन, और फेलिंग जो होता है वो आपके एरोमेटिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं करता है। इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ ये सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। और कुछ खास चीजें देखिए, इनके अलावा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और वो है अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और मैं कहता हूं अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहता हूं मैं, पर क्वेश्चन 100% रह रहे हैं। बेयर्स रिएजेंट मतलब 1% KMnO4 कोल्ड KMnO, ओजोनोलाइसिस। हाँ, इसमें सर मैं थोड़ा सा हाँ, बच्चों को बोलना चाहूँगा, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, उन्हें लगता है भाई केमनोफोर दे रखा है मतलब इसको स्ट्रॉन्ग ही मान ले। देखो भाई केमनोफोर आपको कहीं भी दे रखा हो स्ट्रॉन्ग होता है, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यही केमनोफोर आपका बेसिक मीडियम में आ जाए 0 डिग्री सेल्सियस, हम लोग बोलते हैं 273 केल्विन, जैसे हम लोग बोलते हैं 1% केमनोफोर, तो ये आपका हो जाता है बेयर्स रीजेंट। तो ये आपके कंप्लीट डबल बॉन्ड का ऑक्सीजन नहीं करेगा, इसी पाई बॉन्ड का ऑक्सीजन करेगा और लगा देगा OH और OH, तो आपका विस्नल डाइऑल बनाता है। बस यही आपको ध्यान रखना है, और कई बार ये घुमा देता है। KMnO4 लिख देगा आपके सामने और लिख देगा हाई टेम्परेचर और लिख देगा KMnO4 273 केल्विन। आप कंफ्यूज हो गए कि भाई इसको स्ट्रॉन्ग माने या अदर बेयर्स माने। तो बेयर्स तभी मानना है KMnO4 को जब आपको बेसिक मीडियम में 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 273 केल्विन दे रखा हो, तभी आप उसको बेयर्स मानना है। ये कंप्लीट डबल बॉन्ड क्वेश्चन नहीं करता है, सिर्फ पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH और OH लगाता है। आप डायरेक्टली इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सर मेरे को यहाँ कुछ ये गड़बड़ लग रही, H3PO4 मतलब नहीं सर, ये नहीं है, वो फोर्थ नंबर, इसका क्या HiO4 पर आयोडिक एसिड, HiO4, HiO4। हाँ HiO4 है वो, H3PO4 नहीं, HiO4। सर लिख दे जरा यहाँ से हटा के इसमें। इसको हम लोगों ने यहाँ पे भी दिया है, हाँ इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ब्लैक ले लेते हैं इसको। ये हमारे पास आ गया HiO4, तो इसकी जगह पर ले सकते हैं हम लोग NaIO4। भाई ये समझिए कि कुछ चीजें जो है ना, मतलब ये इन पे क्वेश्चन रहता है, मतलब इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला ऑक्सीडेशन का। लग जाइए, नोट्स उठा लीजिए, तैयार कर लीजिए, इन्हीं को करिए। इसके अंदर एक ओजोनोलाइसिस, भाई ओजोनोलाइसिस के बारे में भी क्वेश्चन है, तो एल्कीन पे क्वेश्चन बनता है। तो आपसे ओजोनोलाइसिस डायरेक्टली नहीं पूछता है, उसको तरीका सुन लो क्या है। जेई का तरीका क्या है, पहले आपको अल्कोहल लेगा, डिहाइड्रेशन कराएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, फिर आपसे कराएगा ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस कराने के बाद आपके एल्डिहाइड कीटोन बना के फिर कोई नेम रिएक्शन एल्डोल या कैनिजारो या परकिन कोई ना कोई वो हेलो फॉर्म वो पूछ सकता है। तो ध्यान रखना,
डिहाइड्रेशन आप अल्कोहल से एल्कीन बनाया, फिर उसने क्या कराया वहाँ पर ओजोनोलिसिस कराया, एल्डिहाइड या कीटोन बनवाएगा, फिर उस पर कोई नेम रिएक्शन डाल सकता है वो। तो ये ओजोनोलिसिस के बाद ध्यान से देख लेना, वहाँ मिल सकता है आपको हाइड्रोकार्बोनाइड पर चैप्टर आप में। ओजोनोलिसिस जरूर करिए, क्योंकि ओजोनोलिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सिंपल एक बार देखना, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, ये टॉपिक देख के ऑक्सीडेटिव है या रिडक्टिव जरूर देख के इसको जरूर करके जाना। ओजोनोलिसिस क्वेश्चन पूरे आने के चांसेस रहेंगे, और ठीक है। और एक बार अभी जेई मेंस में आ चुका है SiO2, जनरली क्वेश्चन नहीं आता बट एक बार आ चुका है, तो इसको SiO2 भी ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड हो के बाजू वाले डबल कार्बन पे भी हो डबल बॉन्ड हो लगा देता है, अल्फा चलो कार्बन ठीक को है, मतलब ऑक्सीडाइज। एक बार आया एक हुआ है, बार आया हुआ तो आप थोड़ा सा चलो देख ठीक है, सकते अपन हैं। मतलब अभी रख सकते हैं, हटा सकते ये हो। वाला बेयर्स वाला ओजोन वाला और HiO4 ये अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही सिंपल है, ज्यादा मैंने नहीं बताया इसके अंदर, वही आपसे वही पॉइंट लिखे गए हैं, वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे गए हैं हाँ। जिनके आने की संभावना 100% है। ठीक सर, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आता है रिडक्शन। रिडक्शन अब ऑक्सीडेशन पढ़ लिया है तो रिडक्शन के बारे में भी क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए सर, इसमें आप हाँ। बताते हैं कैसे करना है इसको। देखिए, रिडक्शन को हमने जो क्लासिफिकेशन कर रखा है ना, हमने पहला क्लासिफिकेशन बताते हैं आपको, जिस पैटर्न में पढ़ना, बड़ा सिंपल है। मेटल हाइड्राइड ले लिया हमने, मेटल हाइड्राइड, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सर। हाँ, एक हमारे पास दे रखा है न्यूक्लियोफिलिक के साथ, एक दे रखा है इलेक्ट्रोफिलिक के साथ। अब आपको ध्यान रखना भाई, क्या दे रखा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दूसरा दे रखा है सोडियम NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं। ये दोनों हमारे पास किसका करते हैं रिडक्शन, पहले आप ही समझ लो। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपका ऑलमोस्ट जितने भी पोलर पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं उनको रिडक्शन कर देता है। NaBH4 दे रखा है, SBH दे रखा है, ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप का ही क्या करता है, रिडक्शन करता है। वो आपके पास एल्डिहाइड हो गया, आपका कीटोन हो गया, आपके पास C डबल बॉन्ड N हो गया, और लास्ट में एसिड एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड बोलते हैं, चार का करता है। जिसपे भी क्वेश्चन बनता है आपको दे देगा भाई, एस्टर भी दे देगा और कीटोन भी दे देगा, डाल देगा भाई यहाँ पर SBH, क्या बना फाइनल प्रोडक्ट क्या है आपके पास। तो आपको पता होना चाहिए भाई जो SBH आपका है ये सेलेक्टिव वाला मामला है, तो ये सबका नहीं करता, चार फंक्शनल ग्रुप हमें को पढ़ना होता है, एल्डिहाइड, कीटोन, एसाइल हैलाइड और C डबल बॉन्ड N वाले को इमीन बोल सकते हैं भाई, उसको हम लोग क्या करता है, रिडक्शन करता है। LH दिख जाए तो ऑलमोस्ट जितने भी आपके पास पोलर पाई बॉन्ड है उनको रिड्यूस कर देता है। तो इन टॉपिक को बच्चों आप ध्यान से, जो भी नोट्स हैं आपके, नोट्स जो भी लिखाए गए उस नोट्स को फॉलो करते हुए करना। तो ये आप NCERT में भी देख सकते हैं भाई, क्योंकि NCERT में इसके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, खास करके एक्सरसाइज के अंदर। हाँ, वहां पर भी जो मैं भी आपको बोल रहा था ना कि कीटोन को करेगा और एस्टर को नहीं करेगा, NCERT में एक्सरसाइज में दे रखा है, तो आप वहां से क्वेश्चन देख सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन देख सकते हैं, पर फिर भी मैं कहता हूं कि एक बार इन टॉपिक के नोट्स जरूर फॉलो करें, नोट दो। हाँ, क्योंकि आपको फिर NCERT में ढूंढने बैठोगे तो इससे अच्छा रहेगा कि नोट्स जल्दी से इसको कलेक्ट कर लेना। सर एक इसमें दे रखा है इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर BH3। हाँ। और आपसे ये NCERT की लाइन है, आज से पूछ सकता है जो B2H6 या BH3 है, हाँ। ये हम लोग यूज किसके करते हैं, बहुत सारे के लिए NCERT में लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आपको अल्कोहल में ले जाना है तो इनके जगह आप इसको यूज करिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल और बनता उसी NCERT में आपको लिख रखा है, लिमिटेशन में लिख रखा है कि B2H6 को किसके लिए यूज नहीं कर सकते हैं। प्लीज उसे देख लीजिएगा एक बार जरूर देखना। सर इसके बाद दूसरा देखा डाइबल H -78 है, -78 डिग्री है, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। अब एक बार तो अभी पिछले साल जो जेई मेंस हुआ था उसमें डाइबल लिखा ही नहीं था। हाँ। उसने इसका क्या कहता है स्ट्रक्चर बना के दे दिया था, मतलब डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। बिल्कुल स्ट्रक्चर बना के दे दिया था कि भाई अब आपको बच्चों को समझ में नहीं आए रिजेंट कौन सा है। हाँ, तो आपको पता होना चाहिए भाई हमारे पास डाइआइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड होना चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बना के दे सकता है। तो ये आपके पास क्या होगा, डाइबल H है तो इसने स्ट्रक्चर बना के दे दिया था। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सर, ये तो बिल्कुल 12 सिंगा की तरह लग रहा है, 4 सिंगा लग रहा है, तो 4 कार्बन वाला 4 सिंगा। उससे भी आप याद रखते हो, हाँ ध्यान रखना है। तो इसको याद कैसे रखें, आपने नोट्स देख लीजिएगा कि भाई कैसे किसको रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस नहीं करता, इसमें क्वेश्चन बनता है। खास कर ये स्ट्रक्चर तो सर ने बहुत अच्छा बनाया, एकदम 12 सिंगा जैसा लग रहा है ये बिल्कुल। अब देख लीजिए, एकदम बढ़िया सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एकदम एल्युमिनियम। इसमें कलर चेंज कैसे होता है इसमें, तो हमारे पास आ गया। हाँ। इसमें खास करके जो मुझे लगता है भाई वो RCN के बारे में पूछ सकता है। भाई RCN का मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन डाइबल में सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई पूछेगा तो भाई क्या करोगे, तो आप तो समझ सकते हो कि डाइबल से कराएंगे तो रिडक्शन एक बार होता है,
और आपके पास दूसरे पार्ट में वो दे सकता है आपको हाइड्रोलिसिस। हाँ। इसमें आप क्या बनाते हो, एल्डिहाइड बनाते हो। तो ये एल्डिहाइड। भैया अब याद कर लेना। ये यार, अच्छा एक ये मिनट, इस पे क्वेश्चन तो मुझे लगता है बन सकता वो यही वाला है। बन सकता नहीं, बना हुआ है, और आपको बता देते हैं इसी के साथ साइनाइड को एल्डिहाइड करने में यहाँ पे एक नाम हमने नहीं लिखा है, वो है सर, वो नाम है स्टीफन स्टीफन रिडक्शन। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखा आपने, हाँ। SnCl2 प्लस डाइल्यूट HCl। हाँ। ये हमारे पास बन जाएगा ये RCHO। खास रिएजेंट कुछ जो आपको लिख के दे रहे हैं यहाँ पे, इन्हीं को कर लीजिए आप। अगर आप कंफ्यूज हैं इतने नोट्स कैसे पढ़ें, कैसे बैकलॉग करें, तो सर ने जो बता रहे हैं, हम जो यहाँ प्लान डिस्कस कर रहे हैं, इसी को करके करना है इस बार सेकेंड टर्म। सर इसी में एक क्वेश्चन जो मुझे लगता है, अगर आरसीएन दे दिया जाए हाँ। और यहीं पर उसने ग्रिग्नाट अगर यूज कर लिया, ओहो ग्रिग्नाट अगर यूज कर लिया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपका कीटोन बन जाता है यहाँ पर। तो ध्यान रखना भाई, आरसीएन के ऊपर या तो सीएन का हाइड्रोलिसिस पूछ सकता है हाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए, बिल्कुल। या आपसे उसका SnCl2 डाइल्यूट HCl पूछ सकता है स्टीफन रिडक्शन, या डायबरेज देके H3O पॉजिटिव एल्डिहाइड बना लेगा, या ग्रिग्नाट पे रिएक्शन करा के कीटोन बनवा लेगा। स्टीफन रिडक्शन लिख देते हैं नाम, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, तो मेरे को लगता है बच्चों को ये चीज लिखा हुआ रहना है, स्टीफन रिडक्शन। नहीं, बच्चे एनसीईआरटी देखेंगे तो वो चीजों को उनको हाँ। मिल जाएगा। एक मिनट सर, यहाँ पे कुछ और बता रखा है आपने। रिडक्शन एक तो हो गया मेटल हाइड्राइड के बाद, दूसरी बात हमारे सामने हाँ। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन आता है, जहां पर हम लोग हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। तो हाइड्रोजन को जोड़ें कैसे कैसे, हाँ। कुछ पार्ट दे रखे हैं। एक दे रखा हमारे पास यहाँ पर, एक दे रखा हमारे पास, एक दे रखा हमारे पास H2Ni, या इसकी जगह आप H2PT ले सकते हैं, H2PT ले सकते हैं। तो ये आपके एडजॉर्प्शन थ्योरी के थ्रू चलता है। जितने भी आपके पास पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर, उसको रिड्यूस करता है, एक्सेप्ट कार्बोक्सिलिक एसिड आसानी से उसका नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपको दूसरा आता है H2PD-BSO4, H2PD-CaCO3। अगर आपने अल्काइन के साथ इसको पढ़ा होगा या पढ़ाया गया होगा, दे रखा है आपको एनसीईआरटी में, तो ये आपको कहा जाता है सिस एल्केन में लेके जाता है। और वहीं अगर आपने इसी रिजेंट को यूज कर लिया एसाइल एल्डिहाइड पे, तो एल्डिहाइड बनाता है। इसका नाम हमारे सामने रोजेनमुंड दे रखा है। तो यही रिजेंट आपका रोजेनमुंड बन जाता है एसाइल एल्डिहाइड के साथ में, और यही लिनलार कैटलिस्ट बन जाता है एल्काइन के साथ में। और वही मजेदार बात क्या दे रखा है आपको, ब्रिज रिडक्शन। ये इसका बहुत बढ़िया इस पे क्वेश्चन बनता है। मतलब आप ब्रिज रिडक्शन की बात आ जाए, मतलब हम ब्रिज रिडक्शन बोल दें और क्वेश्चन ना रहे, ये हो ही नहीं सकता। आप पेपर उठा के देखिए, ब्रिज रिडक्शन का इस बार भी था, पिछली बार भी था, और आपको सबको मालूम भी है। बहुत आसानी से इस पे नोट्स बना लीजिए, छोटे छोटे, कहाँ करता है कहाँ नहीं करता। इस बार तो एरोमेटिक में भी पूछा इसने। हाँ, जनरली हम लोग बोलते भी एरोमेटिक बेंजीन पे इसके रिएक्शन नहीं आते, बट इस हाँ। बार उसने पूछ लिया था। हाँ। अगर इलेक्ट्रॉन बेंजीन के अंदर अगर रिएक्शन कराओगे तो 2 डबल बॉन्ड बचते हैं आमने सामने, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा रखा तो डबल बॉन्ड के साथ में लगा रहेगा और सामने उसके जाता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग लगाओगे तो उसके डबल जहाँ ग्रुप लगा हुआ उससे दूर हट जाएगा, आमने सामने आता है। सिर्फ आपको इतना इन्फॉर्मेशन भी अगर आप रखते हो तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल सॉल्व होंगे। तो इसके अलावा इसका और क्या काम है जो जनरली पूछा था, जो एनसीईआरटी दे रखा है, वो आपका है इंटरनल एल्काइन को हाई टेम्परेचर पे कहा जाता है, ट्रांसएल्किन में कन्वर्ट करता है। गलती से भी टर्मिनल एल्काइल मत लेना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भाई ब्रिज रिडक्शन जब आप कराते हो एल्काइन का, तो एल्काइन कैसा होना चाहिए, इंटरनल या टर्मिनल। तो ध्यान रखना, इंटरनल होना चाहिए, टर्मिनल नहीं होना चाहिए। हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। इसका लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिटेशन। उसके बाद हमारे सामने खतरनाक है भाई मेटल प्लस एसिड। इसके बारे में क्या ही कहा जाए, कई बार आ चुका है इसके बारे में। खास करके एस्टर से पूछ लेता है, एस्टर में क्या बनाओगे आप, उसको रिडक्शन कर देगा अल्कोहल के अंदर। साइनाइड के अंदर उसका नाम होता है मेंडियस रिएजेंट बन जाता है, इसमें कन्वर्ट कर देता है वो आपको 1 डिग्री अमीन में कर देता है। एनसी को कन्वर्ट कर देता है 2 डिग्री अमीन के अंदर। तो ET प्लस Na प्लस ETO को ध्यान रखिएगा, ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है एस्टर को, एल्डिहाइड को। ध्यान रखना है इस चीज़ को हमें। SN प्लस Cl, Fe प्लस Cl हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अगर आप एमीन चैप्टर जाके देखेंगे तो उसमें नाइट्रोबेंजीन को उसने एनिलीन में कन्वर्ट करने में यूज किया गया है। वहां पर उसने H2Ni भी लिखा है, बट बेहतर होता आपके सामने SN प्लस Cl, Fe प्लस Cl। इस बार क्वेश्चन भी था, उसने बना के दिया था SN प्लस Cl से एनिलीन बना दिया था, पूछा था अदर इसमें हम लोग कौन सा रिजेंट यूज कर सकते हैं, एक ऑप्शन दिया था Fe प्लस Cl। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो बच्चों, जो बात आपको कह रहे हैं ना कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी सिस्टमेटिक है, एनसीईआरटी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है, पर आप क्या करिए, इसको इसी नोट से पढ़ते हुए फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना नोट्स एनसीईआरटी को फॉलो करिए, इसी से, हाँ, इसी को लिख के एनसीईआरटी से पढ़िए, ठीक है ना। सर इसके बाद जो दे रखा है वो रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसके बिना रिडक्शन कंप्लीट ही नहीं होता है।
इसमें खास करके 2 रीजन दे रखे हैं, एक उल्फ क्रिस्नर और एक दे रखा है आपको क्लीमेंसन। बट अगर आप ये पढ़ के सिर्फ जाते हो कि भाई ये दोनों एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं, जेई मेंस ऐसा क्वेश्चन पूछना बंद कर चुका है। सर अब वो सही में ऐसा मतलब लास्ट तक देखे तो अच्छा खासा पूछ रहा था, इन पे पूछ रहा था, हाँ कि सिंपल एल्डिहाइड को एल्केन में कर रहा था एल्डिहाइड को एल्केन, पर अब इसने क्या करा, इसने चेंजेस। अब इसने क्या चेंज किया है, इसकी सेंसिटिविटी पूछ ली है, क्योंकि आप ध्यान से अगर देखिए तो आपके क्लीमेंसन का मीडियम एसिडिक है और आपके वुल्फ क्रिस्नर का रिडक्शन का बेसिक मीडियम है। तो आपसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है कि एल्डिहाइड कीटोन के अलावा अगर हमने कोई अदर फंक्शनल ग्रुप लगा रखे हैं तब क्या होगा, तो क्या क्या पूछेगा, एक बार चाहो तो आप नोट बना लीजिए कौन कौन कहाँ कहाँ सेंसिटिव है, ध्यान देना। अगर मैं बात करूँ भाई क्लीमेंसन के बारे में, जहाँ एसिडिक मीडियम है तो ये आपका बेस सेंसिटिव होगा, पहला पॉइंट लिख लीजिए। तो बेस दे रखा हो उसके साथ एसिड बेस कर जाएगा। एल्कोहल दे रखा हो 2 डिग्री 3 डिग्री तो वहाँ लुकास जैसी रिएक्शन दे जाएगा, तो वहाँ अल्काइल हैलाइड बना देगा आपका। उसके अलावा आपका हेमीएस्टल, हेमीकीटल, एस्टल और कीटल सेंसिटिव भी उनको ओपन करके फ्री एल्डिहाइड कीटोन बना देगा और फर्दर कर देगा उसका रिडक्शन। और एसिड डेरिवेटिव अगर दे रखे हो, सी डबल बॉन्ड हो के साथ में लीविंग ग्रुप लगा रखा हो, तो क्योंकि इसमें रिडक्शन में वाटर भी निकलता है बाद में एल्डिहाइड कीटोन के, तो वो वाटर उनका हाइड्रोलिसिस कर देता है। इस साल इस पे क्वेश्चन था, इस साल क्वेश्चन था इसके ऊपर कि एल्डिहाइड कीटोन भी दे रखा था और वहां पर एक एसिड डेरिवेटिव दे दिया था, पता था उसका भी क्या होगा भाई, उसका क्या हो जाएगा, लास्ट में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें बेस के बारे में बात करें तो ये रिएक्शन आपका NH2 को यूज होता है, डेल्टा के साथ होती है। तो बेसिक मीडियम दे रखा है, तो बेसिक मीडियम में कौन कौन सेंसिटिव होगा, ये आपका होगा एसिड सेंसिटिव, मतलब एल्डिहाइड कीटोन के साथ में अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप दे रखा तो उसका क्या कर देगा, एसिड बेस कर जाएगा। अगर अल्काइल हैलाइड दे रखा हो, ये क्वेश्चन इस साल था, क्योंकि आपने यहाँ पर बेस के साथ में डेल्टा कर रखा हो, वहाँ पर डिहाइड्रो हेलोजनेशन परफॉर्म हो जाएगा। क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट ले रखा है, वहाँ भी एलिमिनेशन हो जाएगा। हेमीएस्टल, हेमीकीटल सेंसिटिव होता है, उसको खोल देगा और बना देगा आपका फ्री एल्डिहाइड कीटोन, वहाँ कर देगा आपका रिडक्शन कर देगा। ये भी क्वेश्चन था कि आपका एसिटल या हेमीएस्टल कौन से मीडियम में स्टेबल होते हैं, कौन से मीडियम में अनस्टेबल, तो कहीं लिख लो इसे, हेमीएस्टल, एसिटल, हेमीकीटल, कीटल, ये सब के सब अनस्टेबल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में। और इनमें चारों में से हेमी वाले जो होते हैं वो बेसिक मीडियम में क्या होते हैं, अनस्टेबल। इस पे क्वेश्चन बनता है। लास्ट में दे रखा है आपको रेड फॉस्फोरेट HI हीट के साथ में, ये आपके NCERT में कार्बोहाइड्रेट में दे रखा है। ग्लूकोज को आपने HI के साथ में प्रोलॉन्ग हीट किया तो वो आपका NHA बन जाता है। तो ये आपको याद कर सकते हो, ये ऑक्सीजन का दुश्मन है, ऑक्सीजन को कंपाउंड से खींच के बाहर निकाल देगा और उसे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। सर मैं जिस तरीके से आपने बताया, सारी चीज़ें बता रहे हो कि ये चीज़ें बता रहे हो, ये काफ़ी मुझे बहुत यूज़फुल लग रहा है। मतलब आप है ना जिस तरीके से आप बता रहे हो सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि ना अब आने वाले समय पे आपको कुछ ऐसे भी वीडियो बनाने चाहिए बच्चों के लिए, जैसे एक टॉपिक को लेके भाई क्या क्या चीज़ इसमें क्या क्या आ रही है, एकदम शॉर्ट रिवीजन करके। फिर हम लोग अभी मतलब यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल हम और सर दोनों प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे कि आने वाले समय में हम लोग किस टॉपिक पर, जैसे अभी बात हो गई हमारे सामने कि वुल्फ क्रिस्नर की बात कर रहे हैं, ये बेस सेंसिटिव है, तो इस पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, उसके हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आपको सॉल्व करा देंगे। बिल्कुल, मुझे ये कर लगता है सकते कि हैं। सर आप ये जो चीजें बता रहे हैं बच्चों को काफी यूजफुल होने वाली है। इसलिए बच्चों आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आने वाले समय में हर टॉपिक जो अभी बता रहे हैं इनमें से आएंगे, उसके ऊपर हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे ताकि आपके कंसेप्ट उसी वीडियो में हम क्लियर कर लें। क्वेश्चन के थ्रू ही चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पॉइंट वाइज। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज तो हम लोग चलते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, किस किस टॉपिक कैसे हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बिल्कुल, जो लास्ट टाइम पे आपको देख रहे हैं। अब इसके बाद आता है चैप्टर अल्काइल। एल्काइल हैलाइड। सर एल्काइल हैलाइड जो था ना, मतलब आप समझिए बच्चे भी बोले कि सर कितना बड़ा चैप्टर है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो सर इसका क्या वेटेज रहता है सर, ये बताइए सर। मैं तो बोलता हूँ अगर 12th में बच्चा जब जाता है, अगर वो अल्काइल हैलाइड अच्छे से करता है ना, तो पूरी ऑर्गेनिक का बेस यहाँ तैयार हो जाता है। क्योंकि अगर ये चैप्टर वो नहीं करता है तो बहुत सारी चीजें क्या होती है उसको भी समझ में नहीं आता, रटना पड़ता है। अगर वो प्रॉपर अच्छे से इसको पढ़ ले, उसका पूरा तो ऑर्गेनिक आगे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ये चैप्टर डिसाइड कर देता है, ये चैप्टर डिसाइड कर देता है उसका कि वो ऑर्गेनिक पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा। तो इसमें आपको बहुत कुछ पढ़ाया गया था, बट आपको जो जेईई मेंस के लिए जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, जो आते हैं, वो कुछ पॉइंट लिखे गए हैं, जिसमें हमने लिख रखा है SN1 SN2, जिसे नाम दिया गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या क्या पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है भाई किसमें SN1 की रेट ज्यादा है, किसमें SN2 की रेट ज्यादा है, लिविंग ग्रुप पर टेंडेंसी कैसी हो सकती है। आपसे ग्राफ पे क्वेश्चन पूछ ले, एक बार कभी क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस पे कि आप उसने पूछा था इसमें SN1 का कौन सा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, तो उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है।
तो आप इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लीजिए, इसके बारे में डिटेल जानकारी रख लीजिए, भाई SN1 कौन देता है, कौन नहीं देता, ये इंपॉर्टेंट है। SN1 कौन सा अल्काइल हैलाइड या अराइलाइड नहीं देता है, इस पे तो आप विशेष ध्यान रखिएगा। SN1 SN2 कौन नहीं देता है, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी पूछता है वो। मतलब अगर बात करें भाई, बहुत सारी रिएक्शन हो चुकी है भाई SN1 SN2 में, पर सर ने जो बोला है कि भाई SN1 SN2 को जब डिटेल में पढ़ो तो आप ये जरूर देख लेना कौन SN1 देता है और कौन SN2 नहीं देता है, बस इस चीज को देखते हुए चले। अगला जो टॉपिक इसमें आ रहा है सर, वो E1 E2 आ रहा है। E1 E2 भी उसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं, बिल्कुल मत करिए, जो सर ने नोट्स लिखाए हैं उसी नोट्स को फॉलो करिए और आपको E1 E2 के एक एक एग्जाम्पल करते हुए जाना है। खास चीज याद रखना है हॉफमैन और सेटजेफ के बारे में। भाई हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है, सेटजेफ प्रोडक्ट क्या होता है, भाई स्टेबल एल्कीन बनना हो तब सेटजेफ बोल देते हैं, और अनस्टेबल बने तो हॉफमैन बोल देते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या आएगा, है तो बहुत सारी डिटेल में क्वेश्चन जो पूछता वो आपसे पूछेगा एल्कोहलिक के वेज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में एल्कीन बनाना होता है, दूसरा पूछेगा NNS2 डेल्टा लेके ट्रिपल बॉन्ड बनवा देता है वो, या आपसे जिंक डस्ट ले लेगा, एजी डस्ट लेके वो आपसे डाइमराइज करवा सकता है या आपके डीहेलोजिनेशन करवा सकता है। तो 2-3 क्वेश्चन या हम लोग को ये पढ़ना है इसके अंदर, बस यही है तो बहुत कुछ पढ़ाने के लिए, बट आपको जो जेई मेंस पूछेगा उसकी बात बता रहा हूँ। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन एल्कोहलिक के साथ में या NNS2 के साथ में, जिंक डस्ट के साथ में या एजी डस्ट के साथ में आपको पढ़ना है डीहेलोजिनेशन। ये 2 क्वेश्चन बनते हैं E2 के अंदर। E1 के अंदर आपके सामने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट छोटा इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, शिफ्टिंग कैसे होती है, रिंग एक्सपेंशन कैसा होता है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है रीअरेंजमेंट पे, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट आपको आना चाहिए, चाहे SN1 वहां बोला चाहे E1 यहाँ बोला, तो दोनों में रीअरेंजमेंट होना चाहिए। क्लियर है, बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक। और लास्ट में जो हमारे पास यहाँ आता है वो आता है फ्री रेडिकल की रिएक्शन। फ्री रेडिकल के अंदर बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, बट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेनली 2 ही पूछा जाता है, खास करके एल्केन का फोटो हेलोजिनेशन, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट कितना बनेगा, उसमें स्टीरियोआइसोमर भी लगा देगा, स्ट्रक्चर आइसोमर लगा देगा, और एक NVS में क्या करते हैं हम लोग, एलालिक और बेंजालिक एच को हटा के आपको Br लगाना होता है। बस ये थोड़ा सा विशेष जानकारी है, ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टॉपिक को जब कवर कर रहे हैं ना फ्री रेडिकल का, तो मतलब आप समझिए कि ये अल्केन कवर हो जा रहा है आपका यहाँ पे। ये जब यहाँ से यहाँ तक एल्काइल हैलाइड सर ने लिखाया है ना, तो आप समझिए हाइड्रोकार्बन पूरा कंप्लीट हो रहा है। हाइड्रोकार्बन आप कंप्लीट कर चुके हो, 11th का पोर्शन है, काफी इंपॉर्टेंट, वो सब कवर होता हुआ चल रहा है इसके अंदर, आपको अलग से बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं। दूसरा अब आता है, अब जो लास्ट हमारे, लास्ट तो नहीं बोलेंगे, हाँ। अब जो इम्पोर्टेंट हमारे सामने पार्ट आने वाला उसका नाम है नेम रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसमें कौन कौन से सर एक मिनट सर, नेम रिएक्शन को लेके ना मतलब बच्चे काफी परेशान रहते हैं। मतलब नेम रिएक्शन क्या कहते हैं, सर लेकर आते हो, सर देखो वो वाली बुक है उसके अंदर देखो ये लिखा हुआ ये लिखा हुआ, ये नेम, ऐसी नेम रिएक्शन लेकर आते हैं, कहते सर ये तो कहीं लिखा ही नहीं NCERT में। मतलब आप मतलब समझिए कि ना, अगर बच्चा ये नहीं ना, बच्चा कहता है ना कि सर मतलब NCERT में ये लिखा हुआ है और बाहर की किताबों में ये लिखा हुआ है और नोट्स में भी ये लिखा हुआ है, तो बताओ उसको करें या इसको करें। अब बताओ क्या है सर, मेरा मानना है कि NCERT ही करना चाहिए आपको, क्योंकि भाई सिलेबस तो आपका डिसाइड तो वहीं से हुआ है। तो जो NCERT में नेम रिएक्शन दे रखे हैं वही करना है, और जे पूछता भी वही है, वही पूछता है। आलतू फालतू कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी जरूरत नहीं है, मेंस की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो सुन लीजिए आप लोग, तो इसमें कौन कौन से हैं, हमने इसको चैप्टर वाइज बनाया है आपके लिए। भाई चैप्टर, हर चैप्टर में कुछ नेम रिएक्शन गिवन है, वो आप चाहो तो NCERT से रिजल्ट ध्यान रख लो, उससे ही सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको अलग से नेम रिएक्शन बिल्कुल मत सोचिए कि नेम रिएक्शन कोई हुआ है, वो सर देखिए बताएंगे आपको कि नेम रिएक्शन होता क्या है। देखिए देखो भाई, आपके जब आप जब जाओगे हाइड्रोकार्बन के अंदर, जिसमें आपको एल्केन की प्रिपरेशन की बात आती है, तो हम लोग कौन कौन लेते हैं, वुड्स रिएक्शन लेते हैं, फिटिक रिएक्शन लेते हैं, आपको एल्काइल हैलाइड चैप्टर में मिल जाएगा। भाई एल्काइल हैलाइड की वो प्रॉपर्टी हो गई और आपके हाइड्रोकार्बन की वो प्रिपरेशन हो गया, तो आप कहीं पढ़ लो, एक ही बात है। और याद है सर इस बार तो वुड्स फिटिक उसने नाम से पूछा था, उसने और मैच द कॉलम बना के पूछा था। भाई आपको सिर्फ इतना पता हो कि कौन से रिएक्शन में क्या यूज होता है, सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। हुआ है, चलो। तो वुड्स हो गया, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, सोडा लाइम डिकार्बोनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें क्वेश्चन बनता ही बनता है। जितने भी नियम दे रखे हैं एक बार आप लोग NCERT थ्रू फटाफट से देख लीजिएगा। उसके बाद सर हमारे पास आता है एल्काइल हैलाइड, इसमें कौन कौन से रिएक्शन है बताइए। देखिए अब आप समझिए एल्काइल हैलाइड में कुछ खास रिएक्शन जो बिल्कुल आता ही आता है, वो नेम रिएक्शन रहता ही है, वो रिएजेंट रहेगा, नाम नहीं रहे तो रिएजेंट रहता है। नाम पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ, जैसे इस साल इसने इस पे पूछा था वुड्स फिटिक, अरे भाई पहले पूछ चुका स्वाट फिंकलस्टाइन रिएक्शन, इस
स्वाट फिंकलस्टाइन डार्जन रिएक्शन याद करिए, अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ। तो ये रिएक्शन हमेशा रहती हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा मिल जाएगा, आपको फालतू क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, बस डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन करिए। एक सबसे खास बीच में लिखा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऐसी चीज है जिसको आपको करना तो पड़ेगा ही सही, क्योंकि ये एक रिएजेंट है जो हर रिएक्शन में यूज होने वाला रिएजेंट है। इसलिए इसको तो आपको डिटेल में करना चाहिए। अगर आपने नहीं करा तो चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ तो फटाफट कैसे करेंगे, बड़ा आसान है, समझिए। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड अगर दिख जाए तो आपको सबसे पहले देखना उस कंपाउंड के अंदर कहीं भी एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं है। अगर दिख जाए एसिड बेस करा दो, खत्म, सीधे सीधे क्वेश्चन खत्म कर दो, आपका हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। अगर आपको एसिड बेस नहीं मिल रहा है तो जाके देखिए कहीं पोलर पाई बॉन्ड है कि नहीं है, तो वहां जाके अटैक करा लो। अब वो भी ना मिले तो सिग्मा वाले बॉन्ड पे चले जाओ। सिग्मा वाले बॉन्ड पे दो रिएक्शन हो सकती हैं, या तो SN2 हो जाएगा या तो E2 हो जाएगा। सीधे आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसी पे ही बनते हैं क्वेश्चन मैक्सिमम, इसी पे बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद हमारे पास डार्जन रिएक्शन है, ये भी आप कर सकते हो आसानी से। अगला नेम रिएक्शन अल्कोहल में अभी हमने बात किया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो आप E1 के अंदर आ जाता है। एक बार देख लीजिएगा उसे। कुछ नहीं, ये सब रिपीट हो रहा है। आपको लग रहा है ये तो पूरी किताब बता रहे, बस सब रिपीट होने जा रहा है अब एक एक करके। हमने जब वुड रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन बोला ना, वो सब फ्री रेडिकल की रिएक्शन आ गई है। बस आपको इसलिए बोल रहे हैं, कम से कम नाम तो याद रहे आप लोगों को, ताकि हो सके। तो लुकास टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कौन टर्बिडिटी फास्ट देता है, कौन देता ही नहीं है रूम टेम्परेचर पे, या बहुत टाइम लगाता है, वो ध्यान रखना। 3 डिग्री फास्ट देता है, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री पे टाइम बहुत लगता है, हीट करना पड़ता है, जाके बनता है। ये ध्यान रखना है। रिएजेंट होता है ZnHg काउंट HCl। उसके बाद हमारे साथ है वेक्टर मेयर टेस्ट, और हमारे साथ होता है कैन टेस्ट। तो आपसे कैन टेस्ट के बारे में सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट पूछ सकता है, पूछा है और पूछ भी सकता है। तो ये आपका अल्कोहल और फिनॉल का टेस्ट होता है इसके अंदर। इसमें कहता है कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनते हैं आपके, तो ध्यान रखना है इसके अंदर भाई। ये आपका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है अल्कोहल और फिनॉल का, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ईथर के अंदर 2 रिएक्शन है। एक चीज इस टेस्ट से मुझे एक बात याद आ रही है कि हमने बायोमोलिक्यूल्स में बच्चों को सब बताया तो सही, पर मुझे लगता है बायोमोलिक्यूल्स और प्रोटीन के टेस्ट के बारे में बायोमोलिक्यूल्स और प्रोटीन का टेस्ट जरूर देख लेना भाई। वहां पर बिल्कुल नाम देख लेना भाई, कौन किस में यूज होता है। निनहाइड्रीन टेस्ट हो गया, मोलिस टेस्ट हो गया, बारफोर टेस्ट हो गया, एक बार आप देख लीजिए। जेनथेट प्रोटीन टेस्ट हो गया, देख लीजिएगा एक बार। वहां पे एक पॉइंट मिस हुआ है बच्चों, तो वहां पे जरूर देख लेना। बायोमोलिक्यूल्स प्रोटीन के टेस्ट जरूर से, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के टेस्ट देख लीजिए, जरूर से जरूर देख के जाना है, और बिल्कुल सिर्फ नाम याद करके जाओ। इसका तो हम लोग ने वीडियो भी डाल रखा है बना के यूट्यूब पे, आप वहां पे देख सकते हो जाके, ये भी हो सकता है वहां पर। ठीक है, नहीं आपके लिए हर टॉपिक के लिए, जैसे आज सर ने बताया डिटेल में, ऐसे हम फिर से वीडियो लेकर आएंगे, और जरूर से जरूर। तो हम लोगों ने बना भी रखे हैं, आप वहां भी देख सकते हो, डिटेल में बना रखा है, वो भी देख सकते हैं आप। और आगे भी हम और भी वीडियो लाएंगे जो आपको टॉपिक को और ज्यादा क्लियर करने में मदद करे। सर उसका ईथर में आता हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और ये भी नेम रिएक्शन में रख लिया आपने। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है कौन सा ईथर बना सकते हैं, कौन सा नहीं बना सकते, ये क्वेश्चन ये बन सकता है। तो जहां जहां पे SN2 रिएक्शन हो जाएगी और वो नेगेटिव साथ में वहां बना लेंगे। बच्चों को लगता है नेम रिएक्शन मतलब हवा क्लेम, मतलब बात ऐसा नहीं है, नोवेंजर, नहीं पता नहीं क्या सिलेबस में ही नहीं पढ़ना ही नहीं हमें इसको। तो पहली बात तो मेंस में तो बिल्कुल नहीं, बात ही नहीं करना है, क्योंकि बहुत डिफाइंड सिलेबस है। बच्चे फालतू इधर चीजें पढ़ते हैं और जो काम की चीजें पढ़ते ही नहीं है। आपको पता तो होना चाहिए आपको क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। तो आप इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इन्हीं टॉपिक को आपको जरूर पढ़ के जाना है। उसके बाद ईथर की रिएक्शन HI के साथ में, कॉन्सेंट्रेट HBr के साथ में, किधर Br लगाना है, I लगाना है, किधर OH आएगा, इस पे क्वेश्चन है, ये आएगा, ये आएगा। अभी बता रहा हूँ, नोट से देख लेना इसको। हाँ, नोट से जरूर देखना ये क्वेश्चन। और NCERT में जो दे रखे 3 एग्जांपल वो भी देख लेना। वही आएंगे, वही आएंगे आपको। उसके बाद हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन पे आ गया, एल्डोल कंडीशन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बट इस पे भी क्वेश्चन मेंस में तो कम ही बने हैं, एडवांस में ज्यादा बनते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में कम बनते हैं इसके क्वेश्चन, तो आप उसको देख लीजिएगा फटाफट एक बार NCERT से। एल्डोल, कैनिजारो, हेलोफॉर्म रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन, और कार्बोक्सिलिक एसिड में HBZ रिएक्शन, स्टीरिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार देख लीजिएगा फटाफट भाई कैसा होता है। NCERT देख लो, काम बन जाएगा आपका। ये देख लेना। हालांकि नेम रिएक्शन में हम जब कंसीडर करते हैं, इन्हीं को ज्यादा कंसीडर करते हैं। कारण क्या है, ये थोड़ा सा टिपिकल बनते हैं हमारे, ये थोड़ा सा टिपिकल। हाँ, तो ठीक है। तो अभी सर की क्लास है, तो सर तो क्लास के लिए जा रहे हैं। सर एक बार कुछ और थोड़ा बच्चों को बता दीजिए ताकि मैं आगे कंटिन्यू रख सकूं। अभी तो क्या है कि मेरी क्लास है, तो मुझे जाना पड़ रहा है, तो सर आपको पूरा गाइड करेंगे। और अब हम लोग वादा करते हैं कि आपको जितने भी टॉपिक हमने बोल रखे उस पर क्वेश्चन वाइज चीज़ों को
लेके आएंगे और फिर हम लोग फटाफट उसको सॉल्व करेंगे, जिससे आपको और कॉन्फिडेंस मिले आपको। ठीक, तो चलिए चलिए सर, थैंक यू। ठीक है ना सर, तो हम इसको और स्टार्ट करते हैं, इसको आगे देखते हुए चलते हैं। तो बच्चों, और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको करने चाहिए? जैसे नेम रिएक्शन में हमने यहाँ जो बात करी, नेम रिएक्शन में हमारा आ रहा है एल्डोल कंडेंसेशन, केनिजारो, हेलोफॉर्म, परकिन, ये आप जरूर कर लेना है। ये टॉपिक छोटे छोटे नेम रिएक्शन है, आपको सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत आती है तो इनको आप रिकॉर्डेड लेक्चर में भी अवेलेबल है, इनको जरूर देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। नेम रिएक्शन आता है, और अमाइन के चैप्टर से कौन कौन सी टॉपिक आपको करके जाने हैं? पहला चीज कार्बिलामाइन रिएक्शन, जिसको आप बोलते हैं, याद करिए 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन का टेस्ट है, बिल्कुल सिंपल सा है। उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको सेलेक्ट कर लेना है, टिक कर लेना है मेंस में। अगर आप कह रहे हो कि लास्ट टाइम पे मेरे को ऑर्गेनिक किस तरीके से तैयार करनी है, तो ये टॉपिक आप पहले करेंगे, इन टॉपिक को पहले तैयार करिए। इनमें से आने के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, आप इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। गैब्रियल थैलिमाइड, हिंसबर्ग रिएजेंट, तो एमाइंस टॉपिक से ये वाले नेम रिएक्शन आपको करके लेके जाने हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है? रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। भाई इसके बाद बचता यही है कि अब हम एल्डिहाइड एंड कीटोन की रिएक्शन, ये वाला टॉपिक जो है, ये वैसे देखा जाए तो एडवांस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पर फिर भी आपको देखना है। एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन साइनाइड के साथ पूछा, इस बार भी पूछा गया है। रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड और नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ, और लास्ट में रिएक्शन विद अल्कोहल, जिसके अंदर हेमी एसिटल और एसिटल बनता है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर रिएक्शन कुछ भी ना करें तो पहले एनसीईआरटी इतनी बड़ी है, क्या क्या चीज छोड़े, तो मैं जो बता रहा हूं इन टॉपिक को आप पहले कर लेना, इनके रिएक्शन सबसे पहले कर लेना, आपके क्वेश्चन 100% सॉल्व होंगे। हाँ, इसके बाद हम जब बात कर रहे हैं तो बेटा यहां से जो पोर्शन था ना, ये सारा रिएक्शन वाला पोर्शन था, तो इसके अंदर आपको सारी चीजें बताई, इतना तो आपको मिनिमम करना ही है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आता है आपका आइसोमर में। ठीक है, आइसोमर के अंदर देखा गया है कि एज सच इतना ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ठीक है ना, अगर पूछता है तो नॉर्मल पूछता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पूछ लेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के नंबर पूछ लेगा, इतने डिटेल में नहीं पूछता। ऑप्टिकल इस बार कायरल कार्बन पूछा है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पूछा है, तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें, आपस में रिलेशन, कौन फंक्शनल आइसोमर है, ये सिंपल सिंपल चीज़ें बहुत आसानी से होने वाला है। मैं कह रहा हूँ इसको डिटेल में करने की जरूरत नहीं रहेगी। मेंस के लिए आप आसान से हेडिंग टॉपिक हल्के हल्के क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, इसके 1 2 2 2 3 3 एग्जाम्पल कर लीजिए, कोई जरूरत बाकी करने की नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी, अब बात आती है जीओसी। जीओसी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, क्वेश्चन हर टॉपिक से, मतलब जीओसी से बनता है क्वेश्चन हमेशा रहता है, तो इसके हम सारे पॉइंट को यहां नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि अगर बात करूं जीओसी में से, तो जीओसी इतना बड़ा टॉपिक है क्योंकि शुरुआत में आपने इसको पढ़ा भी होगा। इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बोकैटायन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये तीनों पढ़ें। आपको ये तीनों पढ़ने भी चाहिए। मेरा मानना है जीओसी के अंदर आपको शुरुआत से पूरा डिटेल में ही पढ़ना है, क्योंकि ये कंसेप्ट आगे जाके डेवलप करवाता है, बाकी सब चीज़ों में यूज होते हैं। तो जीओसी जैसा टॉपिक जो है आपको पूरा करके जाना। जो क्वेश्चन पूछे गए इसके, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से पूछे गए, एनायन की स्टेबिलिटी से पूछे गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पूछी जाती है, इसमें रेजोनेंस एनर्जी पूछी जाती है, इसके अंदर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। और अगर बात करें यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल अल्कीन की स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन दे पूछी जाती है। इसके अंदर इन सभी चीज़ों को करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट या तो एसिडिक ऑर्डर का क्वेश्चन रहने वाला है या फिर बेसिक का रहने वाला है। सिंपल सा, ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए पहले सारी डिटेल में आपको करना पड़ेगा। तो मेरा मानना है कि जीओसी परफेक्ट कर लीजिए, जीओसी को पूरा डिटेल में पढ़िए, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम देख रहे हैं। हाँ जी, जब आप जीओसी स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप चाहो तो जीओसी पढ़िए और फिर उसके बाद बायोमोलिक्यूल से स्टार्ट करिए वापस से पढ़ना।
ठीक है। तो इस जीओसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। ये इसलिए नहीं कि इसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ये इसलिए ये कंसेप्ट बिल्डर का काम करेगा आपका, इसलिए इसको सबसे ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये इसलिए हम इसमें से कुछ नहीं बोल रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब पढ़ना है। हाँ जी, लास्ट आईयूपीएससी एंड पीओसी। आईयूपीएससी के ऊपर बहुत बात करें, बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन, कई बार आते भी नहीं है क्वेश्चन। तो आईयूपीएससी बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसके ऊपर मतलब ये लास्ट में हमने इसको रखा है क्योंकि इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहते हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब आप हर चैप्टर का पढ़ते जा रहे हैं तो उसके अंदर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से क्वेश्चन रहते हैं। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब बात करते हैं, आईयूपीएससी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है, हम यहाँ पे इसको लेंगे प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन से। प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन का मतलब है आपको पहले तो सारे डिस्टिलेशन पढ़ लेने हैं, प्यूरिफिकेशन वाले मेथड पढ़ लेने हैं, ठीक है ना, सेपरेशन टेक्निक पढ़ लेनी है, इसके अंदर सेपरेशन टेक्निक सारी तैयार कर लेनी है। इनमें क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल याद रखना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल, और कौन से एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हैं, बस वही एग्जाम्पल याद करने, 2-2 3-3 के, वो पूछता है इसलिए बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल आर स्टीम डिस्टिलेशन से अलग करे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टीम वोलेटाइल होता है तो इनका स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है। तो ऐसे एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिखे, वही याद करने। इसके अंदर 11th के टॉपिक से आपको जेल्डाल मेथड, डुमास मेथड, लेसाने टेस्ट, ये सब भी आपको करने, इन पे क्वेश्चन बनते हैं। लेसाने टेस्ट और ये जो जेल्डाल मेथड, डुमास मेथड, ये फिजिकल में भी आप लोग करते हैं, तो उसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आनी है। पर आप फिर भी जो टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर जो होता है नाइट्रोजन को पता करने के लिए, सल्फर और इन सब चीज़ों को पता करने के लिए जो टेस्ट बनाए गए ना, उनके बारे में शॉर्ट नोट्स बनाइए, इन पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये वो टॉपिक हैं जो सबसे लास्ट में आपको करने, पर हाँ, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्यूरिफिकेशन एंड आइसोलेशन वाला टॉपिक आपको पहले करना चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन हर साल रहता है, ठीक है। तो बच्चों, ये हम आपके सामने लेकर आए थे कुछ वो टॉपिक जो आपको करने ही चाहिए। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फिर से बता रहे, डिस्टिलेशन देख लेना, डिस्टिलेशन सिर्फ नाम याद रखिए, डिस्टिलेशन कैसा होता है, और एग्जांपल याद रखिए कौन सा कंपाउंड किससे डिस्टिलेशन होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि भाई ये नाइट्रोजन के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा यूज होगा, कौन सा कलर दे रहा है, भाई हेडिंग बस 2 या 3 पेज में इसको शॉर्ट नोट बनाइए, उसी से क्वेश्चन हमेशा बनता है, आसानी से हो जाएगा एनसीईआरटी से। हम इसके लिए आपको अलग से भी वीडियो लाएंगे, ठीक है बेटा। तो बच्चों, तो यहाँ पे हमने काफ़ी लंबा वीडियो हुआ, तो पर फिर भी आपको हर चैप्टर में से बताया क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए अगले 10 दिन में, अगर आपको ऑर्गेनिक तैयार करनी है तो। क्योंकि भाई 10 दिन में ऑर्गेनिक तैयार करने का बहुत इतना आसान नहीं है, तो कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें आपको याद है। हमने वो चीज़ें बताई हैं जिसके ऊपर 100% क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे, तो इस चीज़ को फॉलो करिए और इस टेक्निक को फॉलो करिए, ठीक है ना। आप 10 दिन के अंदर बिल्कुल कंप्लीट ऑर्गेनिक कंप्लीट तरीके से तैयार कर लेंगे मेंस 2 के लिए, ठीक है। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा। अगली बार हम अगले वीडियो में फिर आपको एक टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें टॉपिक डिस्कशन करते हुए मिलेंगे।